नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंट ईयर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप करेंगे टॉपिक प्लांट न्यूट्रिशन बायोलॉजी। ये फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी से रिलेटेड जो हम कर रहे हैं और हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी मटेरियल को। इसका एडवांटेज ये होता है कि एनसीईआरटी एक सिंपल लैंग्वेज होता है। यूपीएससी और जितने स्टेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन है मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और तीसरी बात यह है सिस्टमेटिक होता है, जिससे कि 6th क्लास 7th क्लास से लेकर आपको 10th 11th 12th 10th तक मेन करना होता है और 11th 12th की उस स्पेसिफाइड सिलेक्टेड चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो आप बोल सकते हैं ए ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, बी फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, सी इजी लैंग्वेज, डी की मोस्ट रेलिवेंट, अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती आपको, और चौथा कि जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि ये नोट्स है आपके काफ़ी प्रभावी बने और इसको आप प्रेजेंटेशन के रूप में बार बार सुन सकते हैं। इससे जब सुनेंगे तो बार बार याद होगा और प्लस पीडीएफ फाइल को देखते हुए पीडीएफ फाइल, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके लर्निंग ज़्यादा हो सकती है और फिर एमसीक्यू करेंगे, आपको ज़्यादा आसानी होगी आंसर देने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर प्लांट न्यूट्रिशन। आपने ये जरूर देखा होगा छोटी क्लासेस में, अगर मैं छोटी क्लासेस लेकर बात करूं कि 6th क्लास 7th क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसका एडवांटेज ये है कि, और आप भी देखेंगे कि आपने ये छोटी क्लास में पढ़े अभी याद है या नहीं है। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको मिले याद और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो अभी याद नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जानकारी अगर आपके पास है तो आप जो बड़ी चीजें पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, हाई लेवल की चीजें पढ़ेंगे, उसको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। और यूपीएससी और एचपीएससी या स्टेट सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो 7वीं 8वीं 6th 7th 8th 9th तक यहीं तक ही सीमित होकर पूछ लेते हैं और बहुत 90% स्टूडेंट है इसका आंसर नहीं दे पाते, आमतौर पर ज्यादा हाई फाई पढ़ने के चक्कर में। तो बेटर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। नाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन से आपका मतलब क्या है? न्यूट्रिशन अगर हम अपनी बात करें तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट हम कितने ले रहे हैं, प्रोटीन कितने ले रहे हैं, फैट्स कितना ले रहे हैं, विटामिन कितना ले रहे हैं और मिनरल्स कितने ले रहे हैं। अगर ये भरपूर मात्रा में बैलेंस डाइट के रूप में हो तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। ये सारे कंपोनेंट ऑफ फूड है। इसका मतलब कि आप प्रोटीन ले रहे हैं वो भी कंपोनेंट का फूड है, सारे कंपोनेंट का फूड है। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी और इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको फूड हमेशा चाहिए चाहिएगा। फूड से एनर्जी आएगी, एनर्जी से प्रोसेस जो डिफरेंट लाइफ के प्रोसेस है वो चलेंगे। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। खास बात क्या होती है कि पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। जबकि एनिमल है वो डिपेंडेंट है या दूसरे ह्यूमन है वो डिपेंडेंट है किस पे, या तो एनिमल्स पे और या फिर प्लांट्स पे। अगर वो एनिमल पे डिपेंडेंट है तो एनिमल इटसेल्फ डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी एनिमल्स वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होंगे। दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। Thus the human and animal are directly or indirectly dependent on plants that I have told you. ये हम कहीं फोटोसिंथेसिस है हमारी लाइफ में भी सीधा या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर है डाल रहा है। उसका रिलेशन 100% है। विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर इज नो लाइफ ऑन अर्थ। हम उसकी तरफ जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस को समझने की तरफ। देखिए, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये चीज जरूर चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। रॉ मटेरियल है, ये आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। न्यूट्रिएंट्स इनेबल
living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts or their bodies and provide the energy to carry out the process. हमें भोजन क्यों चाहिए? भोजन हमें सेहत के लिए, बिल्डिंग के लिए चाहिए, सेहत को बिल्ड करने के लिए, हमें चाहिए ग्रो करने के लिए, हमें क्यों चाहिए बॉडी डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, हमें क्यों चाहिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी भोजन से मिलेगी जिससे कि लाइफ की जो डिफरेंट एक्टिविटी कर सकें. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो कंपोनेंट थे. न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस, वो है मोड ऑफ टेकिंग द फूड. और हम पढ़ रहे हैं मोड ऑफ टेकिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट की पौधे किस तरह से लेते हैं. क्या सारे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं या कुछ ऐसे पौधे भी हो सकते हैं जो भोजन नहीं बनाते? उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं हम लोग. और जो अगला चैप्टर होगा वो एनिमल न्यूट्रिशन पे होगा, तो वो एक अलग ढंग से पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड. मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स. मतलब कि जो देमसेल्व्स मतलब अपना खाना खुद बनाए, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोस का मतलब न्यूरिशमेंट. तो जो भोजन खुद बनाना ऑटोट्रोपिक कहलाता है. और ये प्रोसेस होगा, और जो प्रक्रिया है, ये पौधे है, उसको बोलेंगे ऑटोट्रोप्स. तो प्लांट्स है, आप बोल सकते हैं ऑटोट्रोप्स है. जबकि क्या एनिमल और जो दूसरे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? वो खुद बनाते नहीं है, रेडीमेड जो पौधे बनाते हैं उन्हीं को खाते हैं. और यही कारण है कि उनको हेटेरोट्रोप्स बोला जाता है. हेटेरो का मतलब होता है जो दूसरों पे आधारित हो. ट्रोप्स देखा हमने न्यूरिशमेंट, तो हेटेरो मतलब अदर्स. फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, वो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. एक क्वेश्चन आता है कि बताओ फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसे बोला जाता है? आंसर इज लीव्स. पत्तियों को बोला जाता है. पत्तियों को बोला जाता है, पत्तियों को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे भोजन बनता है. सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव्स. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर. सबसे पहले वहां पे पहुंचने चाहिए. वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सोयल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स. मतलब कि अगर ये पेड़ है, पौधा है, वाटर और जो मिनरल है यहां से होते हुए, वेसल से होते हुए, जाइलम वगैरह से होते हुए, और ये पत्तियों तक पहुंचते हैं. पत्तियों में ये कंपोनेंट हो जाएगा, और पूरा प्रोसेस है, हम आगे देखेंगे कि उसमें हेल्प होगा फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया चलने में. फिर आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है. अब वाटर और मिनरल्स तो सोइल से आए, लेकिन अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां से है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. जैसे ये पत्ती है, पत्ती का अगर हम ये यहां पे कोई भाग देखें तो उसमें, और ये अगर इस डायग्राम को देखें, ये एक उसकी सेक्शन काटा हुआ है लीफ का. और ये देखा है, ये देखो, ये गार्ड सेल्स, ये सेल्स है. क्लोरोफिल है इसके अंदर, क्लोरोफिल, गार्ड सेल्स, और इसके अंदर ये पोर जिसको स्टोमेटा बोला जाता है. आप ये बोल सकते हैं कि ये देखिए स्टोमेटा ओपनिंग, क्लोज होना, ओपनिंग होना, स्टोमेटा. स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. उसके अंदर फिर ये इसमें क्लोरोफिल, ये 3-4 चीजें हैं जो हमें नोटिस करनी है. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो उसके सराउंडिंग से आई, इन्वायरमेंट से आई. वाटर सॉइल से, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल, इनकी मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन जाएगा. ये आगे भी आएगा, हम देखते हैं इसके बारे में कि प्रोडक्ट पूरा प्रोसेस क्या होगा. वाटर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड. तो हमने क्या देखा कि जो वाटर और मिनरल्स है वो वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट्स. जो पेड़ है इसमें यहां पे जो वेसल है, जिससे मैंने बताया था जाइलम, वो पाइप की तरह यहां पे जाएगा, ऊपर चढ़ेगा पानी. हम इसका प्रोसेस भी जानेंगे जब हायर प्रेजेंटेशन जाएगी हमारी, आगे प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें ये सारे प्रोसेस आएंगे. यहां पे एजेंडा सिर्फ
प्लांट न्यूट्रिशन तक सीमित है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। हमने देखा था उसमें कि एक क्लोरोफिल था जिसको ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट का एक्चुअल में काम क्या है, ये काम करता है, हेल्प करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप कई बार सीधा डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आ जा सकता है कि बताओ क्लोरोफिल का क्या काम है, टू कैप्चर, ये हेल्प करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एनर्जी कहां काम आती है, फूड बनाने काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट का मतलब कि यही कारण इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस बन रहा है किस चीज का, फूड का। सिंथेसिस किस चीज का हो रहा है, फूड का। किसकी वजह से हो रहा है सिंथेसिस, फोटोन्स। हेल्प कौन कर रहा है, प्रेजेंस कौन है, फोटोन्स। फोटो का मतलब लाइट, लाइट से कोई चीज बन रही है, इसलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस रखा गया। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ये अगर सारी चीजें हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होगा। फिर आता है, देखिए, इट इज द यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। किसकी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ए फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब दो तीन क्वेश्चन है। ए कि जब ये प्रक्रिया हो रही है तो क्या है, सोलर एनर्जी है वो उसका कन्वर्जन हो रहा है आगे, और अल्टीमेट जो सोर्स है वो क्या हुआ फिर एनर्जी का पूरे ब्रह्मांड के लिए। अल्टीमेटली एनिमल के लिए क्या सोर्स हुआ, या प्लांट्स के लिए क्या सोर्स हुआ, अल्टीमेट सोर्स है वो सन है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसका मतलब क्या पौधे होते ना, अगर पौधे होते तो क्या एनिमल होते ना, क्योंकि डिपेंडेंट सब उसके ऊपर है। तो देयर वुड हैव बीन नो लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस। सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल, और जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था हमने देखा था कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट यू कैन से स्टार्च, एंड ऑक्सीजन विच इज आल्सो बाय प्रोडक्ट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और पौधों के लिए भी जरूरी है ऑक्सीजन, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, इंसान भी रेस्पिरेशन करता है, एनिमल भी रेस्पिरेशन करते हैं, सबके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इन द प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि न तो ऑक्सीजन होती न फिर भोजन होता। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, आंसर ना, और कहीं पे भी हो सकते हैं, नो आंसर। और कहीं पे कहां पे हो सकता है, जो पार्ट ग्रीन होता है, आप बोल सकते हैं क्या स्टेम होता है, यहां पे इस तरह से स्टेम होता है, टहनियां बोलते हैं उसको, वो ग्रीन हो सकती है, ग्रीन ब्रांचेस होगी, स्टेम होगा, स्टेम होता है, हो सकता है जैसे केयर हुआ या छोटे जो दूसरी झाड़ियां टाइप होती है उसमें ग्रीन हो सकता है, जो राजस्थान में वगैरह में रेगिस्तान टाइप में एरिया में पाई जाती है। तो वहां पे जो पत्तियां होती है नुकीली होती है, तो बजाय ट्रांसपिरेशन कम होगा, मतलब पानी लॉस ऑफ वाटर कम होगा वहां पे, और ऐसी सिचुएशन में जो ग्रीन पार्ट है स्टेम वगैरह का, वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि पत्तियों के जरूर नहीं है, पत्तियों के अलावा भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, क्लोरोफिल वहां पे होगा। फिर आता है कि द डिजायर्ड प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। जैसे मैं अभी बता रहा था कि ट्रांसपिरेशन मतलब कि पानी कितना सूख जाता है। अगर बड़े बड़े पत्तियां होगी तो ट्रांसपिरेशन भी हाई होगा, सरफेस एरिया हाई होगा, लेकिन इस तरह की सिचुएशन राजस्थान में आज के टाइम में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जहां पे पानी की इतनी मारामारी है, पानी है नहीं, तो कहां पे सर्वाइव होगा। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो कोई पौधे हैं उनका स्टेम ग्रीन होता है, जैसे हमने देखा केयर झाड़ियां राजस्थान में उगती है, उनका वो फोटोसिंथेसिस
वहां पे स्टेम में भी होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस टू सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने देखा था पहले भी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में आप बोल सकते हैं। ये भोजन और ऑक्सीजन दोनों बन जाते हैं यहां पे। अगर हम सेल्स की बात करें कि जो थोड़ा जानकारी सेल्स के बारे में ले लेते हैं जिससे कि हमें चीजें समझने में आसानी हो, वरना सेल्स का पूरा चैप्टर है हम लोग आगे देखेंगे। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली टीनी यूनिट सेल्स। Cells can be seen only under the microscope or some organisms are made of only cell. The cell is enclosed by thin outer boundary called cell membrane. Cell membrane, most cells have distinct centrally located spherical structure called nucleus. बस जस्ट जानकारी के लिए, जिससे कि हम गार्ड सेल्स है, स्टोमेटा है, उस तरह की बात करें तो हमें समझ में आ जाए। न्यूक्लियस है ये, और ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये साइटोप्लाज्म बीच में। और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यहाँ पे भी सेल ऑर्गेनेल्स, बीच में न्यूक्लियस, चारों तरफ प्लाज्मा में मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल, जो सिलेक्टिव चीजों को उसका डिफ्यूजन होता है दोनों तरफ में। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये चल रहा था, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म इन दैट। और हम एक चीज पढ़ रहे थे कि उसका स्कीमेटिक डायग्राम है ये, फोटोसिंथेसिस का स्कीमेटिक डायग्राम। इस तरह के डायग्राम आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मेंस का एग्जाम राइट करते हो, उस टाइम आपके पास कम टाइम है, अगर आप इस तरह का डायग्राम बनाते हो आपको काफी नंबर आने की संभावना हो सकती है। तो देखिए क्या है, लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी ये आ रही है इधर से, कार्बन डाइऑक्साइड उधर से इन्वायरमेंट से आ रही है, पत्तियां हैं, क्लोरोफिल है इसमें, और ये वाटर है इस जहां से आ रहा है। तो बहुत डायग्राम से एक आसान तरीके से समझाया गया है। आप इसको इस तरह डायग्राम को भी नजरअंदाज मत कीजिए, मेंस के लिए काफी हेल्प होगी। फिर है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जैसे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट कि फोटोसिंथेसिस है वो पत्तियों में भी हो रहा, पत्तियों में होता है। स्टार्च हमेशा स्टोर होता है पत्तियों में। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ये भी एक इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल लाइन आप देख सकते हो इसमें, कि क्या क्लोरोफिल उन पत्तियों में भी होता है जो ग्रीन नहीं है। लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। आपने देखा होगा कुछ पत्तियां होती है जो ब्राउन कलर, रेड कलर, इस तरह की कलर होता है पौधों में, उसमें क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो जहां जहां क्लोरोफिल होगा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। You often see slimy greeny patches in the ponds or other stagnant water bodies। अगर आप छोटे शहर से, गांव से बड़े शहर की तरफ जाते हैं, बहुत सारे जोड़ आते हैं, रास्ते में पॉन्ड्स आते हैं, और उस पॉन्ड्स में ग्रीन कलर की पानी के ऊपर ग्रीन कलर बन जाता है, परत सी जम जाती है, उसको बोलते हैं एल्गी, काई जिसको बोलते हैं, काई, या इसको एल्गी बोलते हैं। जैसे ये है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से, एल्गी की वजह से। क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि बताओ हरा रंग किस वजह से हो रहा है, तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको एल्गी बोलते हैं उसकी वजह से हो रहा है। कैन यू गैस व्हाई एल्गी आर ग्रीन कलर? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है और वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जहां पे क्लोरोफिल होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस स्वतः ही बनेगा। फिर आता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. एक बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बताओ कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है। और जो ये है वो दूसरे जो कंपाउंड है, कंपोनेंट है फूड के, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन प्रोटीन है वो नाइट्रोजनस होता है, मतलब
उसमें नाइट्रोजन सब्सटेंस भी, नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर भी होता है, ध्यान रखना है, सल्फर भी एग्जाम में आता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, क्या जो एनवायरमेंट में फ्री नाइट्रोजन है अवेलेबल, वो पौधे अपना यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जो प्लांट्स है नाइट्रोजन यूज करेंगे सोयल से होते हुए, और वो सोल्यूबल फॉर्म में होनी चाहिए। प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, सोयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, और उन बैक्टीरिया क्या काम होगा, जो गैसियस नाइट्रोजन है हवा में, जो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सोयल में रिलीज कर देना है, और प्लांट्स वहां से नाइट्रोजन सब्सटेंस के रूप में वो लेंगे। ये पौधों को भोजन बनाने में काफी हेल्प करता है। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize component of food other than carbohydrates such as protein and fats. तो फैट्स और प्रोटीन है बनने का प्रोसेस है, कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ कहीं ना कहीं आपस में इन चीजों का लिंक जरूर है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। क्या ऐसे भी पौधे होते हैं जहां क्लोरोफिल नहीं है? इसका भोजन तो खुद नहीं बना सकते वो, तो वो क्या करेंगे फिर? हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन? जैसे कि एनिमल और ह्यूमन जो डिपेंड है फूड प्रोड्यूस के लिए दूसरे प्लांट्स पर, ऐसे ही दे यूज हिटेरोजेनस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं दूसरे पे डिपेंड को। क्या पौधे ऐसा हो सकता है? पौधों में भी बिल्कुल हो सकता है। आपने ये अमरबेल देखी होगी, येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर twirling around the stem and branches of a tree. This is called Cuscuta amarabelle. It does not have chlorophyll. आपने जो इस तरह के पेड़ होते हैं उसके ऊपर एक पीले पीले रंग की, और स्कूल के गेट पे या मंदिर के गेट पे इस तरह की चीजों पे आपको आमतौर पे पाई जाती है अमरबेल। और अमरबेल वो पैरासाइट है। क्यों है पैरासाइट? क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकती और दूसरों पर डिपेंड है। जो दूसरे पौधे होते हैं उनका न्यूट्रिएंट्स यूज करती है, आप बोल सकते हैं इसको, उनके न्यूट्रिएंट्स का फायदा उठाकर ये अपना न्यूट्रिएंट्स करती है, आप बोल सकते हैं पैरासाइट का काम कर रही है। फिर इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लिम्बिंग, जिसपे ये चढ़ी हुई है वहां से रेडीमेड फूड मिलेगा, और प्लांट को बोलते हैं हमें होस्ट। इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स प्लांट के खा गए इसलिए इसका नाम है पैरासाइट। और आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो पैरासाइट फॉर द प्लांट? क्या हम और दूसरे एनिमल है वो भी पैरासाइट है? तो एक्चुअली अगर देखा जाए हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अगर प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स अगर हम लें, आप बोल सकते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के ले लें उसको पैरासाइट बोला जाएगा। There are few plants which can trap insects and digest them. ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सच प्लांट में भी ग्रीन और सम अदर कलर स्ट्रक्चर मॉडिफाइड जो लीफ होती है, हम देख सकते हैं इस डायग्राम में मॉडिफाइड लीव, ये मॉडिफाइड लीव है, ये पिक्चर है एक्चुअल में पिक्चर प्लांट, और इंसेक्ट इधर आएगा, यहां पे रूट हेयर वगैरह होता है, इंटेंगल होगा, इसमें फंसेगा और इसके अंदर चला जाएगा। आप बोल सकते हैं कि इसमें जो डाइजेस्टिव जूस होगा, एंजाइम उस पर एक्ट, इसमें एंजाइम होंगे या उस पर एक्ट करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा इंसेक्ट, और ये ढक्कन बंद। इस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। कुछ पोर्शन इस प्रक्रिया से हुआ उनका, और कुछ जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रक्रिया से, तो इस तरह से पूरा करके, क्योंकि उसकी फोटोसिंथेसिस से पूरी रिक्वायरमेंट पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। Inside a pitcher, there are hair which are directed downwards. When the insect land in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect-eating plants are called insectivorous plant. तो हमने देखा कि इस तरह की प्लांट है पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट को खाए जाते हैं, इंसेक्टिवर्स प्लांट। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from soil in which they grow? इसलिए इस तरह इस टेक्सचर में डेवलप हुई है जिसको कि उनको 100% वहां से नहीं मिल रहा था। आपने फफूंदी का नाम सुना होगा,
कवक का नाम सुना हो जो हिंदी में बोलते हैं सेप्रोफाइट। ये डायग्राम देखिए, अगर इससे याद आ जाएगा आपको, बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में वो सांप की छतरी बोलते हैं कई बार, सांप की छतरी, इस फॉर्मेट में छतरी आपको नजर आएगी, फफूंदी या कवक और मशरूम, उसकी बात कर रहे हैं। These are seen packet of mushrooms sold in the vegetable market. You may also see fluffy umbrella-like patches growing on the rotting wood during the rainy season. लकड़ी वगैरह पे आमतौर पे या खाद वगैरह के जो कूड़ा कचरा होता है उनके ऊपर ये उगते हैं। Let's see find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. उनको आमतौर पर फंजाई बोला जाता है, फंजाई की कैटेगरी में आते हैं और वो डिफरेंट मोड न्यूट्रिशन होता है इनका। ये क्या करते हैं, दे सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन। ये क्या करेंगे, एंजाइम रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो जाएगा और ये जो डेड होता है ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिके करेगा और उसको सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे, और सॉल्यूशन फिर ऑब्जॉर्व करेगा, देन दे ऑब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। तो आप बोल सकते हैं कि डेड बॉडी पे इस पे अटैक किया इसने, अटैक करने के बाद इसको सॉल्यूशन फॉर्म में ले आया और सॉल्यूशन फॉर्म के बाद इससे वो न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर ले लेगा। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक एनी न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉल्यूशन फॉर्म, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन ये इस तरह से बोलते हैं इनको। और ऐसे प्लांट जो कि ये मोल्ड यूज करे उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स और ये जो फंजाई जिसको बोल रहे हैं, सेप्रोट्रोप्स की बात हो रही है, फंजाई है जिसका हम एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। ये पिकल्स है, लेदर है, क्लोथ है, आर्टिकल या इस तरह की जो चीजें हैं वहां पे जहां पे कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट है और गर्मी है, वो एक राइट आइडियल कंडीशन होती है जर्मिनेशन के लिए, स्पोर्स जर्मिनेशन। व्हाट इज स्पोर्स? ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल many things कौन सेप्रोट्रोप्स। फंगल होते हैं, फंगल स्पोर्स हवा में तैरते रहते हैं, डोरमेंट सिचुएशन में होते हैं, लेकिन जैसे ही एक राइट इन्वायरमेंट मिलता है वो इनर्टनेस की अवस्था खत्म हो जाती है और वो प्रोडक्शन की अवस्था में आ जाते हैं सेप्रोफाइट्स के रूप, वो फिर फंगलाई के रूप में जैसे लेदर है, पिकल है, इनके ऊपर एक्शन करते हैं। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? इसका मतलब हॉट और जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है वो मत होने दीजिए। Some organisms live together and share shelter. अगला बात है कि हमने देखा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या है। सिम्बियोटिक मतलब विन विन सिचुएशन रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई है वो ट्रीज के रूप में, ट्रीज की जड़ों में होती है। सर्टेन फंजाई ट्रीज की जड़ों में होती है और होता क्या है वहां पे, द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। फंजाई हेल्प करती है उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स को वहां तक पहुंचाने में और वो उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहा है फंजाई को। ये इसके एक रिलेशनशिप हो सकती है और ये विन विन सिचुएशन, इसलिए इसका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोल रहे हैं। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। एग्जांपल के रूप में है कि लाइकेंस होते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, वो एल्गी होगा और एल्गी और फंगस दोनों अगर साथ होंगे इस तरह के रिलेशनशिप में, उस प्रक्रिया उसको बोलते हैं लाइकेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जाम में आता है, यूपीएससी, एचपीएससी, स्टेट सर्विसेज, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि बताओ लाइकेन क्या है, एल्गी और फंगाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी एंड इन रिटर्न एल्गी प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये एल्गी का रोल क्या होगा, फूड देना, और वो प्रोवाइड क्या करता है, सेंटर, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब किसान बार बार फसलें लगा रहा है, उससे जमीन की जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, खाद डाली जा सकती है। फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड, कि वो खाद में लोन में इस तरीके से मैन्योर या मैन्योर मतलब खाद, देसी खाद और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेगा। प्लांट्स अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन।
और जब डिक्लाइन बार बार हो रही है तो होगा फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। और एनपीके इस नाम से भी आप याद रख सकते हैं, एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, इन खाद की आवश्यकता होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिससे फसलें बनी रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अगर हमें पता हो क्या क्या प्लांट्स को, किस तरह प्लांट को कितना चाहिए, तो हम बेटर डेवलप कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन आफ्टर द हार्वेस्ट द सोइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म, पौधे को सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, सोल्यूबल फॉर्म में। और आपने सुना होगा एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये जो दाने वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड जो यूजेबल फॉर्म है, सोल्यूबल फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक राइजोबियम, लाभदायक बैक्टीरिया राइजोबियम इसका नाम है। लेकिन राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, so it lives in the roots of a gram, peas, moong and beans, other legumes and provide them with nitrogen. लेगुमिनस फैमिली के प्लांट्स, आप बोल सकते दालें वाले वो सारे प्लांट्स, उसमें ये पाया जाता है राइजोबियम, जो गांठें होती है वो उसमें पाया जाता है। इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, association of great significance to the farmer. For the farmer, they do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plant are grown. अगर ये लेगुमिनस प्लांट लगाए जाते हैं तो अगले सीजन में या फिर खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, कम डालने की आवश्यकता है, क्योंकि नाइट्रोजन से भरपूर अभी फिलहाल वो खेत है। इन दिस चैप्टर हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ये देखा कि ऑटोट्रोप्स होते हैं, कुछ से पैरासिटिक हो सकते हैं, सेप्रोट्रोफिक हो सकते हैं, न्यूट्रिशन है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, पैरासिटिक और सेप्रोट्रोफिक की बात करें, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। और हमने ये देखा इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं जो कि पार्शियल हेटेरोट्रोप्स होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट भी खाते हैं और साथ में वो अपना फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो वो पार्शियल हेटेरोट्रोप्स होते हैं। इस चैप्टर में आपके सामने कुछ कीवर्ड्स आएंगे। कीवर्ड्स आपको इस बात को बताएंगे कि क्या आपने ये चैप्टर ठीक ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ पाए। आप इन सभी का आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते, जो चैप्टर में आई थी। ऑटोट्रोपी क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, हेटेरोट्रोप्स क्या होता है, होस्ट क्या होते हैं, इंसेक्टिवर्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रोफिक क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं। ये अगर कीवर्ड आपके समझ में आया है, इसका मतलब ये चैप्टर समझ में आया है, वरना दोबारा आप उसको पढ़िए। जब एक दो तीन बार इस चैप्टर को आप वीडियो देखते हैं, ऑडियो विजुअल से आपको याद होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। और साथ में हम आपको जो पीडीएफ दे रहे हैं वो आप पीडीएफ भी पढ़िए और इनको देखिए। जब आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से एमसीक्यू जो करेंगे तो उसका आंसर आप जल्दी से दे पाओगे। तो ये प्रेजेंटेशन इस चैप्टर की यहीं पे खत्म होती है। ऑल द बेस्ट।